46 क्रोमोसोम से शेयर करते हैं। ये कहने का मतलब है तो मेल हनी भी वो आज हम लोग का टॉपिक है, बात नहीं करना है मियोसिस। पहले हम लोग इसको स्टेज वाइज डिवाइड कर लें, इनमें कितने फेजेस हैं। अनलाइक माइटोसिस, माइटोसिस जो था एक फेज में ही पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, पर मियोसिस दो फेज चलता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, दो पार्ट में मियोसिस डिवाइडेड। ठीक है, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया मियोसिस फर्स्ट और दूसरा हो गया मियोसिस सेकंड। ठीक, अब मियोसिस फर्स्ट करने के लिए इसे माइटोसिस की तरह ही इंटरफेज से गुजरना पड़ेगा। इंटरफेज के बाद ये फिर आएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस पे। ठीक है, तो इसके भी दो हिस्से होंगे, इंटरफेज और फिर एम फेज। ठीक है, इस एम फेज में यहां हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। अब देखिए इंटरफेज भी है तो किसका, फर्स्ट फेज का है, ओवरऑल फर्स्ट फेज का, इसलिए इसे हम लोग इंटरफेज फर्स्ट कह देते हैं। अब अगर उसके लिए किया गया तो इसके लिए भी होगा, यहां होगा इंटरफेज सेकेंड और फिर दूसरा पार्ट एम फेज, और यहां एम फेज होगा मियोसिस सेकेंड। ठीक है, यहां तक फ्लो चार्ट है इसका, यहां तक हम लोगों को समझ में आ ही रहा है, इसमें कोई खास बात दिखाई दे नहीं रहा है। अब देखिए इसके इंटरफेस में ट्रूली जिस तरीके से माइटोसिस के इंटरफेस में G1 S G2 होता था, यहां भी वैसे ही होगा। इसमें G1 रहेगा, S रहेगा, G2 रहेगा। ठीक है, पर ये इनका कलेक्टिव ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। सही, इनका कलेक्टिव ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे इंटरफेस सेकेंड, इट इज ब्रीफ। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये लंबे ड्यूरेशन के लिए होगा, प्रॉपर होगा। इंटरफेस में जो जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, जितने एक्शंस होने, जो जिस प्रकार के मॉलिक्यूल बनने, सभी होंगे। इसमें बहुत उस तरह का नहीं होगा, बहुत शॉर्ट ब्रीफ है। जस्ट कहते हैं ना कि कोई बड़ा काम करने के पहले थोड़ा आराम कर लें, लाइक दैट, ए काइंड ऑफ रेस्टिंग स्टेज इट इज। और इसमें क्या खास बात होगा कि एस फेज होगा इसमें एब्सेंट, यानी नए डीएनए के फॉर्मेशन का स्टेज इसमें एब्सेंट रहेगा, नहीं होता इसमें डीएनए सिंथेसिस सेकेंड टाइप। वहीं पे हो जाएगा, ये एस फेज यहां दिखाई दे रहा है ना इंटरफेज 1 में, यहीं पे डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए डबलिंग होगा, यहां पे एस फेज एब्सेंट होगा। तो यानी कि यहां हमको दिखाई देगा G1 एंड G2। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ब्रीफ G1 एंड ब्रीफ G2 मिलेगा। दिस इज हाउ द इंटरफेस सेकेंड इज कंसर्न। यहां तक आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद दोनों के एम फेजेस को, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड को हम लोग कंपेयर करेंगे। इंटरफेस दोनों का कंपेयर करने के बाद ऐसे इसमें और क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो तो हम लोग देखेंगे ही। एम फेज यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को हम लोग कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फेजेस। तो आप देखेंगे मियोसिस 1 में एज यूजुअल इसमें प्रोफेज फर्स्ट होगा, फिर
मेटाफेज फर्स्ट होगा, अभी लिखिएगा नहीं, एनाफेज फर्स्ट होगा एंड टेलोफेज साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। तो उसमें क्या खास बात है, इधर हम लोग मियोसिस सेकेंड लिखेंगे और इसमें प्रोफेज हम लोग सेकेंड लिख देंगे, मेटाफेज सेकेंड लिखेंगे, एनाफेज सेकेंड लिखेंगे और टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे सर खाली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज लिखने के लिए हम लोग को इतना जगह दे रहे हैं। बात वो नहीं है, इसका प्रोफेज वन पूरे एंटायर प्रोसेस में सबसे लंबा फेज है, बहुत लंबा। आपको एग्जांपल देंगे, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो 12 से 14 साल तक, है ना, प्रोफेज से मेटाफेज के बीच में लटके हुए रहते हैं। अब प्रोफेज वन इसका अभी आपको बताया सबसे लंबा फेज होता है प्रोफेज वन। इस प्रोफेज वन को फिर फर्दर हम लोग बांटते हैं कई स्टेजेस में। ये है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इस तरह से 5 पार्ट में बांटकर हम लोग प्रोफेज वन को पढ़ते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट फेज इन द एंटायर मियोसिस। पूरे मियोसिस का सबसे लंबा फेज है। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। ये तो नाम है, इनके बाद हम लोग देखेंगे हर स्टेज में क्या क्या फंक्शन होता है। ये नाम याद होने चाहिए। और एक चीज आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस बोलने में हम लोग को कई बार दिक्कत होती है। तो इसका निमोनिक याद कर लीजिए, LZPDDI, LZPDDI। ये आसान हो गया है ना। कौन किसके बाद है ये आप बोल पाएंगे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। दैट्स इट। तो ये सारे स्टेजेस हो गए। अब ब्रेकअप के बाद इन सब के हम लोग देखना चाहेंगे इंटरफेज वन में क्या क्या एक्टिविटीज हैं। इंटरफेज फर्स्ट, जिसको हम लोग बांटे हैं कैसे, G1, AS एंड G2। आप लोग के लिए क्लास वर्क, जल्दी से G1 स्टेज का डायग्राम बनाइए, तो सबके कॉपी में होना चाहिए G1 फेज का डायग्राम। हम लेकर चलते हैं कितने, हम 4 क्रोमोसोम्स लेके चल रहे हैं और एक कंडीशन दे रहे हैं 4 क्रोमोसोम्स, यानी हम लोग 2 पेयर्स लेकर चल रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब जरा रुक जाइए, हम क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। ये जो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसका मतलब पहले पेयर का जो मेंबर दोनों है वो दूसरे पेयर के दोनों मेंबर से अलग होंगे। गॉट इट, ये बात दिमाग में आ गई। अब एक चीज और समझिए, ये जो पहले पेयर या दूसरे पेयर के दोनों मेंबर हैं, इन दोनों मेंबर से एक मेंबर मदर से आया है और दूसरा मेंबर फादर से आया है। बात समझ में आ गई। पर दोनों ही क्रोमोसोम सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इन दोनों क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाएगा। फिर से सुनिए, यहां 2 पेयर हैं, ज्यादा ध्यान से सुनकर उसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपको आसानी से कॉन्सेप्ट लर्न करने में बनेगा। अब देखिए, हम लोग
4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। कंडीशन ये है कि हमने इन्हें 2 पेयर के रूप में रखा, ठीक है। पेयर 1 में 2 मेंबर, पेयर 2 में 2 मेंबर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फिर पेयर 1 के दोनों मेंबर का एक मेंबर मदर के तरफ से, दूसरा मेंबर फादर के तरफ से। लेकिन ये देखने में, स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनमें हार्डली कोई डिफरेंस आपको नजर आए। जो भी होगा वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। केमिकल एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा, ये 12th में हम जब समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट कॉपी होने के बावजूद उसमें कहां पर डिफरेंस रह जाता है। फिलहाल स्ट्रक्चरली हम लोग पाते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट सच्चाई यह है, एक मदर और मतलब एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम, तो ये दोनों मिलकर एक पेयर बना रहे हैं। क्योंकि एक जैसे हैं इसीलिए इन दोनों को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाएगा। ये फर्स्ट पेयर की बात होगी। उसी तरह से सेकेंड पेयर में भी 2 मेंबर होंगे, जस्ट लाइक द फर्स्ट। इसमें भी एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा। यहां भी सिमिलरिटी आया, लेकिन ये दोनों मेंबर इन दोनों मेंबर से अलग होंगे। बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकता है, सेंट्रोमेयर के पोजीशन अलग हो, साइज ऑफ द क्रोमोसोम अलग हो, है ना, थिकनेस ऑफ द क्रोमोसोम अलग हो, सो ऑन सो फोर्थ। तो देखकर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दोनों मेंबर अलग अलग है, ठीक है। और इसी तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये दूसरा पेयर है, ये पहला पेयर। नाउ आपको क्या करना है, इन क्रोमोसोम्स को, है ना, इस तरीके से शो करना है कि साइज में तो दोनों को सेम रखेंगे एक ही पेयर के, लेकिन एक में डिफरेंशिएट करने के लिए आप शेडिंग कर दीजिए। लाइक मेरे कहने का मतलब है, जैसे एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हम बना रहे हैं, दिखने में एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, लेकिन कौन पैटर्नल कौन मैटरनल ये हम अपने लिए समझ के रखने के लिए मान लेते हैं स्लाइट शेडिंग कर देते हैं। ये स्लाइट शेडिंग वाला हम मानते हैं कि पैटर्नल है और ये मैटरनल। इस तरीके से ये 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अब सेकेंड पेयर की बात करेंगे तो थोड़ा इसको लंबा कर दीजिए डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, देखिए डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें पैटर्नल वाले के लिए हम लोग रखें कि शेडिंग करेंगे स्लाइड, तो ऐसे शेडिंग कर दिए, ठीक है। और मैटरनल वाले को प्लेन रखेंगे, तो दिस इज मैटरनल एंड दिस इज पैटर्नल। नाउ व्हाट हैपेंस, ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये पेयर हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपका काम यहां पे क्या रह गया है, एक सेल ड्रॉ कीजिएगा। उस सेल में आप न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों पेयर को सेट कीजिएगा और इसमें आपको क्या दिखाना होगा, जीवन फेज में क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोग को ऑब्जर्व होता है उन स्ट्रक्चर्स को दिखाइए। समझ गए? जैसे हम लोग माइटोसिस के जीवन फेज में चले थे, एग्जैक्टली सिमिलरली इसमें हम लोग चले। बस डिफरेंस ये है, हम 2 पेयर लेकर चल रहे हैं, वहां 2 लेकर चल रहे थे अपने समझने के लिए। यहां पे इनके साथ काम करना हमारा जरूरी है। अब चलिए पूरा कीजिए। कंडीशन समझ में आ गया? तो हम अगर जीवन फेज को ड्रॉ करना चाहते हैं तो जैसा बोले कि हम लोग डायग्राम थोड़ा बड़ा रखेंगे, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा सेंट्रोसोम, और हमारे पास तो थोड़ी सुविधा है, हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी पेन 2 तरह का है, आप होमोलोगस पेयर को दिखाने के लिए 2 अलग कलर यूज कर लीजिए। तो जैसा हम लोग अपने समझदारी के लिए, है ना, रखे हैं कि जो पैटर्नल वाला रखेंगे उसको जरा शेडिंग कर देंगे ताकि मैटरनल पैटर्नल डिस्टिंग करने में हम लोग को बने, डिस्टिंग्विश करने में बने। अब दूसरे होमोलोगस पेयर को हम लोग इस कलर से डिस्टिंग्विश करते हैं और इसमें हल्का शेडिंग कर देंगे ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि एक पैटर्नल एक मैटरनल है।
ठीक है, दिस इज हाउ G1 फेज वुड बी लुक लाइक। सभी सहमत हैं? अब एक बात बताइए, G1 फेज में क्या क्या एक्टिविटीज होगी, कौन कौन बताएंगे? एक और कोई, दो और कोई, आप ट्राई कीजिएगा, तीन और कोई नहीं। तो इनके एक्टिविटीज के लिए हम लोग अपने शॉर्टकट के लिए, कि चूंकि पढ़ चुके, रिपीटेशन का जरूरत नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे एक्टिविटीज सेम एज इन G1 फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के G1 फेज से ये बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, यहां कोई डिफरेंस नहीं। तो G1 फेज के बाद अब ये किस में एंटर करेगा? एस फेज में। एस फेज में कैसा दिखाई देगा, जरा ये ड्रॉ कीजिए। तो अगला टास्क हो गया आपका, एस फेज में सेल कैसा दिखेगा वो हम लोग प्लेस करें। तो यहां हम लोग कहने चाह रहे हैं कि ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये भी तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इस फेज में जब ये आएंगे पहला चीज क्या दिखाई देगा, बाहर के तरफ सेंट्रोसोम्स की संख्या डबल हो जाएगी। ये एस्ट्रल रेस के मदद से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनमें। आपने यहां एक को शेडिंग दिया था, जब ये डबल होगा तो डबल शेडेड होकर आएगा, है ना, एक एग्जैक्टली सिमिलर होगा वो, इसीलिए। और इसमें कोई शेडिंग नहीं दिखेगा। ये वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, अभी आप यहां क्या कहेंगे, ये क्रोमैटिन स्टेज है। ये अभी इनका क्रोमैटिन स्टेज है, और अभी जिस पोजीशन में पहुंच गया, अभी ये क्रोमैटिड स्टेज है। हमारे पास जगह कम है, इसलिए कैसे भी हो इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक को शेड कर देंगे, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स in chromatid stage, और ये रहा डबलिंग ऑफ सेंट्रोसोम्स।
सेंट्रोसोम्स डबल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के नंबर कितने हैं? 2, राइट। यही चीज यहां दिखाई देगा। पूरा कर सकते हैं। अब क्या ऐसा बनाए थे? तो आपसे बोला जाए ये अभी कौन सा स्टेज में है, तो एस फेज, अभी इंटरफेस 1 के एस फेज में है। इस एस फेज में होने वाली घटनाएं क्या क्या होंगी? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, सेंट्रोसोम डबल हो जाएगा, और कोई डिफरेंस? और ऐसा कोई खास नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई असर नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कोई असर नहीं। यानी यहां भी जो एक्टिविटीज होंगी जस्ट सिमिलर टू द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द माइटोसिस एस फेज, है ना। नोट्स पे लिखिएगा, एक्टिविटीज करके डैश दीजिएगा एस फेज के लिए। एक्टिविटीज एस फेज तो हेडिंग के ही होंगे, वहां एक्टिविटीज लिख के डैश दीजिए। यही चीज लीजिए, लिखिएगा सेम एज इन द एस फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। जीवन को एस कर दीजिएगा, क्योंकि एस फेज के अंडर में हम लोग देख रहे हैं इसको। अब एक बात बताइए, G2 फेज और एस फेज के डायग्राम में हम लोग को कोई अंतर दिखा था क्या? नहीं ना। तो हम लोग स्ट्रेट वे इस डायग्राम को G2 फेज का भी डायग्राम समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, G2 फेज में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी? बाकी अगले फेज के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। सारी चीजें ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे G2 फेज के बारे में कहेंगे। सेम as that of the G2 phase of mitosis, same as that of the G2 phase of mitosis। अब हम लोग किस में प्रवेश करेंगे? एम फेज। और अगर एम फेज करते हैं तो कौन सा हिस्सा आएगा? प्रोफेज फर्स्ट। और यहां देखिए, प्रोफेज 1 को हम लोग लॉन्गेस्ट फेज माने हुए हैं, देखे भी हैं। इसके 5 हिस्से हैं। तो प्रोफेज 1 में जब जाएगा तो पहला स्टेज क्या आएगा? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या क्या इवेंट होगा, पहले हम लोग उसका चार्ट बनाते हैं। The DNA condensation takes place. The chromosome becomes shorter in length and broader in size. यहां तक नोट कीजिए।
ये सेंट्रोसोम्स थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, दूर जाना शुरू करते हैं एक दूसरे से। क्रोमोसोम पहले की अपेक्षा लंबाई में कम होते हैं, चौड़ाई उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं? देखिए साइज ऑफ द सेल छोटा किए हैं, पर फिर भी हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो कंडेंस कर रहे हैं और वो ज्यादा विजिबल हो रहा है, राइट। यह है लेप्टोटीन स्टेज का डायग्राम। पूरा कीजिए। सर पिछले पेज में यही हो रहा था ना, माइटोसिस में कंडेंसेशन होता है। हाँ, लेकिन कुछ नए चेंजेस आएंगे, वो देखिएगा। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आता है। अब यहां एक बात आपको बताकर चलें, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन एक ही क्रोमोसोम से, सिंगल क्रोमैटिन से ये दोनों क्रोमैटिड बने, है ना, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। और अगर हम इसकी और इसकी बात करें, ये वाला और ये वाला, ये भी तो क्रोमैटिड्स हैं आपस में एक ही जैसे, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन अलग हो गया। भले होमोलोगस हैं, ओरिजिन तो अलग हो गया, इसीलिए इन्हें हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये डिस्टिंक्शन यहां पे बड़ा जरूरी है, क्योंकि जाइगोटीन में इन्हीं का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। यहां तक हो गया? अब यहां देखिए, इस स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग होगा। ये तो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं,
और अभी हम क्या बोले, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, देख रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में ओवरलैप किए, तो ये एक होमोलोगस पेयर में हुआ ये। इसी तरह से दूसरे होमोलोगस पेयर में भी ऐसी ही बात होगी। अगर हम लोग इसको शेडिंग करें, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग हुआ इन ए सिंगल होमोलोगस पेयर। ओवरलैपिंग between the non-sister chromatids। और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग होता है, इसी को कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और इसी का दूसरा नाम है टेट्राड फॉर्मेशन। यानी अब एक में एक साथ आपको चार चार दिखाई दे रहे हैं, ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, समझ गए। तो अगर हम लोग ह्यूमन सेल ले रहे हैं तो ह्यूमन सेल में आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस की संख्या कितनी मिलेगी, फिर से सोचिए। यहां देखिए, हम लोग 2 पेयर क्रोमोसोम लेकर चले, आपको कितने साइनेप्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। एक यहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये यहां पे 2 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, तो 2 जगह सिनेप्स का फॉर्मेशन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, है ना। तो एक पेयर से एक टेट्राड बना, 2 पेयर से 2 टेट्राड बनेगा, तो 23 पेयर्स में कितने टेट्राड बनेंगे, सो सिंपल। तो कितने साइनेप्सेस दिखेंगे, समझ गए, पूरा कीजिए। अब आएगा पैकेटीन, और ये प्रोफेज 1 का 3rd स्टेज। इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। यहां ध्यान दीजिए,
ये दोनों होमोलोगस पेयर्स, ये और ये, इसमें ये वाला पैटर्नल मान के चलें, ये मैटरनल, ये पैटर्नल और ये मैटरनल, ठीक है। अब देखिए इंटेंशनली इसमें जो शेडिंग किए हैं वो यहीं तक शेडिंग किया हुआ है, यहीं तक शेडिंग किया हुआ है। ये एक क्रोमेटिड और इसका ये दूसरा वाला क्रोमेटिड है ना, यहां तक गया था, ये दूसरा वाला क्रोमेटिड यहां तक आया था, देख पा रहे हैं सभी। अब देखिए यहां किया क्या गया, यहीं तक शेडिंग है, तो बाकी वाला शेडिंग हिस्सा कहां गया, ये जो मैटरनल वाला था ये उस पे चला जाएगा, मैटरनल वाला जो था ये इस पे चला जाएगा। तो पैटर्नल वाले में मैटरनल वाला एंटर कर जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। इसका हिस्सा टूटकर इस पे चला गया, तो हिस्सा इसका टूटकर इस पर आएगा, दोनों के बीच में इक्वल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। तो अगर इस तरीके से दिखाएं तो ये शेडेड वाला पोर्शन टूटकर अनशेडेड वाले पे चला आएगा और अनशेडेड वाले का पोर्शन टूटकर शेडेड वाले पर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वे अगर यहां पे शेडिंग आया तो इस तरीके से ये शेडिंग दिखेगा। तो अगर इसको हम ऐसे यूनिफॉर्म मानते हैं तो ये रहा ये वाला क्रोमेटिड जिसका कि कुछ हिस्सा शेडेड है, बाकी हिस्सा अनशेडेड। ये अनशेडेड वाला लाया कैसे, अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का हिस्सा ग्रैब कर लिया, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये रहा ये क्रोमेटिड यूनिफॉर्मिटी, लेकिन इस पे इस एरिया में शेडिंग दिख रहा है, कहां से लाया, वो शेडेड वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का हिस्सा कैच किया। समझ में आया। इस तरीके से इनमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी को कहते हैं नया कॉम्बिनेशन बनना, और यही नाम कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। आप लोग 10th पे पढ़े होंगे, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच में बेनिफिट और डिसएडवांटेज में हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं, तो बेनिफिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग रखते हैं, क्यों, क्योंकि दो इंस्टेंसेस उसमें देते हैं। पहला, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन इंड्यूस्ड वेरिएशन आता है। तो ये है रिकॉम्बिनेशन जो कि वेरिएशन इंड्यूस करेगा, और इसी कारण से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन आने के कारण उनमें नए प्रॉपर्टीज, नए कैरेक्टर्स इंड्यूस होते हैं, इसलिए वो बेटर एडेप्टेड होते हैं नेचुरल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो बताए थे कि हम लोग रिप्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन, उसका शुरुआत यहीं से हुई, राइट। तो सेम वे यहां पे भी शेडेड पोर्शंस का एक्सचेंज होगा। तो यहां तक देख लीजिए, ये ऐसे गया हुआ था, लेकिन इसका शेडेड पोर्शन टूटकर इस पर आ गया, तो अनशेडेड पोर्शन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। उसी तरह से ये जो शेडेड पोर्शन है ये टूटकर इस पर चला गया, तो इसका अनशेडेड पोर्शन उस पर चला जाएगा। इसीलिए ये जो है, अब यहां तक शेडिंग है, अब ये शेडेड पोर्शन इस पर नजर आएगा, ठीक है। बाकी इसका अनशेडेड रहेगा, ये शेडेड पोर्शन और यहां से ये अनशेडेड दिखाई देगा। ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी को कहा जाता है
क्रॉसिंग ओवर leading to recombination. रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब हुआ न्यू कॉम्बिनेशन. तो सेम चीज इस पर भी होगा, है ना. अब आप पूरा कर सकते हैं. हाँ, सेंट्रोसोम थोड़ा सा और दूर चला जाओ. इसके बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. पैकेटिन लिखिए. इन दिस स्टेट ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. इन दिस स्टेट a very important event takes place. In this state, a very important event takes place. Full stop. In the fragments of, हाँ नहीं उसी में, in the fragments of non-sister chromatids. In the fragments of non-sister chromatids, there is an exchange. There is an exchange of materials. There is an exchange of materials. It occurs, parachange. It occurs in every homologous pair of chromosomes. It occurs in every homologous pair of chromosomes. Full stop. फिर पैरा चेंज कीजिए. दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. एंड फॉर दिस क्रॉसिंग ओवर, OVER, ओवर, फुल स्टॉप. एंड फॉर दिस ए क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल. नोड्यूल यानी थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर. एंड फॉर दिस ए क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल अपीयर्स. हायर क्लासेस पे जाएंगे तो ये क्यों हो रहा है, ये नोड्यूल फॉर्म क्यों करता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है. एंड फॉर दिस ए क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल अपीयर्स. क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल अपीयर्स. फुल स्टॉप. An enzyme. हाँ, इसको सेकेंड पॉइंट पे डाल दीजिए. सेकेंड पॉइंट. An enzyme recombinase. An enzyme recombinase makes it possible. इसी के वजह से ये काम होता है. An enzyme recombinase makes it possible. हाँ, जो ये क्रॉसिंग ओवर कराता है. और आप देखिए यहां पर हम लोग लिखे हैं क्या, लीडिंग टू रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन. तो इस काम को कराने वाला एंजाइम कौन हो गया, रिकॉम्बिनेस. देखिए एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे भी. केमिस्ट्री में भी आपको 12th में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स. तो वहाँ पे भी ये बातें आएंगी. वहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक्स भी होगा, यानी केमिस्ट्री के टर्म में उसको कहते हैं. किस तरीके से वो रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है, क्या करता है उनके साथ वो. एनीवे, सो इनका नामकरण कैसे होगा, नेमिंग कैसे होगा, तो उनके एक्टिविटी के आधार पे उनका नेमिंग होता है. तो यहां ये एंजाइम क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन करा रहा है. इसी बेसिस पे इसका नाम हो गया रिकॉम्बिनेस. ठीक है. सो दिस इज हाउ द
क्या कहते हैं, पैकेटिन स्टेज इज। तो याद रखिए लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस करना शुरू करेगा। जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगा, जिसको साइनेप्स फॉर्मेशन या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या टेट्राड फॉर्मेशन, एक और नाम है बाइवैलेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, यहां ब्रैकेट में लिख लें टेट्राड बराबर बाइवैलेंट। स्टार नोटेड बाय, ध्यान दें। तो टेट्राड, बाइवैलेंट, साइनेप्स या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये सभी एक ही नाम, ठीक है, एक ही चीज को बताने के लिए अलग अलग नाम। तो टेट्राड और बाइवैलेंट और साइनेप्स फॉर्मेशन और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द प्रीवियस स्टेज, दैट इज जाइगोटीन। और इस साइनेप्सिंग के बाद, ओवरलैपिंग के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, भाई ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए यहां कहा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल, जिसके लिए एक क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल अपीयर होता है। और इस काम को पूरा कौन कराता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, आज यहीं तक, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।